बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिज़िक्स टीचर आरिफ अख्तर आज़म। एंड बेटा, हमने 3 लेक्चर इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम कराची बोर्ड। और प्रीवियस 3 लेक्चर में थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं हमने क्या क्या पढ़ा। बेटा, पहले लेक्चर में हमने ये समझ लें कि फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, और जिसमें हमने जो है बेटा कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा और सेमीकंडक्टर, तीनों में डिफरेंस पढ़ा हमने। अच्छा, उसके और जो है फिर मॉड्यूलेशन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है, और उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं हमने स्टडी की थी। लेक्चर 2 में हमने प्योरली बेटा डायोड के बारे में पढ़ा था, और लेक्चर 3 में हमने डायोड मेड डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था प्योरली, ठीक है बेटा। लेक्चर 4 जो है हमारा प्योरली ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर क्या होता है, बहरहाल ट्रांजिस्टर की टाइप्स क्या होती हैं, और ट्रांजिस्टर का यूज़ हम क्या करते हैं, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पहले टॉपिक का, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के मीनिंग क्या है बेटा? तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को अगर हम देखें तो ब्रेक करते हैं 2 वर्ड्स में। नंबर 1 हम कहते हैं जनाब ट्रांजिस्टर मीन ट्रांसफ़र, और सिस्टर यहाँ रजिस्टर से वर्ड निकला है, और जिसके मीनिंग है जनाब रजिस्ट करना। यानी आप 2 वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, एक ट्रांसफ़र भी और एक रजिस्टर भी, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र भी करता है और रजिस्ट भी करता है, ठीक है। ये 2 काम आपको यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहे हैं बेटा, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम मज़ीद आगे चलें तो यह है क्या? ट्रांजिस्टर इज़ एन एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट हैज़ 3 टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 एमिटर, नंबर 2 बेस, नंबर 3 कलेक्टर, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक, और एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है बेटा। कंसिस्ट ऑफ, किस पे कंसिस्ट करती है? बेसिकली अगर देखें तो पी टाइप जो है वो सैंडविच होता है किसके बिटवीन? 2 एन टाइप मटेरियल के बिटवीन, जैसे पीएनपी कहते हैं, या एन टाइप जो है वो सैंडविच होता है किसके बिटवीन? 2 पी टाइप मटेरियल के बिटवीन, जैसे एनपीएन कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं, ट्रांजिस्टर के नेम्स हैं बेटा। अगर आप मार्केट में या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देखेंगे तो ट्रांजिस्टर अमूमन इस शक्ल का होता है। कई डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं जो डिफरेंट शक्ल के होते हैं, लेकिन अमूमन आपको इस टाइप की चिप या इस टाइप का शक्ल जो है आपको नज़र आएगी। दैट इज़ लाइक अ ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसके अलावा जो है ट्रांजिस्टर जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं या आईसीज बनाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ पर जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाएंगे तो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट मिलेगा, जैसे आईसी कहेंगे। तो आईसीज की शक्ल में भी ट्रांजिस्टर आपके पास होता है। यानी ये कह लें कि आपके पास जो है अखरोट है वो नट शेल में मौजूद है, ठीक है, शेल में मौजूद है। तो इसी तरह बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर एक आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब होती है तो कहते हैं कि आईसी उड़ गई। आईसी जो है सबसे महंगी होती है, जो मेड ऑफ ट्रांजिस्टर होती है। बहरहाल आगे चलते हैं, फर्दर डिटेल देखते हैं बेटा किसके बारे में? ट्रांजिस्टर के बारे में। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है? ट्रांजिस्टर के जो है हम डिफरेंट थोड़े से पार्ट्स को देख रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया
कि सेंट्रल पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इन द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो ये ज़रा आपने जहन में रखना है कि सेंट्रल पार्ट जो है ट्रांजिस्टर का वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अगर आपके पास लेट सपोज ये ट्रांजिस्टर है तो ये हो गया इमीटर, ठीक है, और ये हो गया आपके पास बेस, और ये हो गया आपके पास कलेक्टर। ठीक है, आप देख रहे हैं कलेक्टर का वाइड रीजन है, बेस का वेरी थिन रीजन है, और इमीटर का बेस से लार्ज रीजन है लेकिन कलेक्टर से स्मॉल रीजन है। ठीक है, ये एक एंड हो गया इमीटर का, ये एक एंड हो गया बेस का, ये एक एंड हो गया कलेक्टर का। तो 3 जंक्शन डिवाइस है आपके पास, 3 टर्मिनल डिवाइस है आपके पास। ठीक है, और जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं। अब बेस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा, आइए वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर 1, बेस जो है वो वेरी थिन पार्ट होता है। ठीक, नंबर 2, बेस जो है वो लाइटली डोप होता है। नंबर 3, बेस जो है वो बहुत स्मॉल करंट रखता है क्योंकि थिन पार्ट होता है। जब लाइटली डोप होगा तो करंट भी क्या रखेगा, लाइटली यानी स्मॉल करंट रखेगा। ठीक है, और बेस इज ट्रिगर फॉर लार्ज करंट फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। बेस जो है वो एक्चुअली ट्रिगर के तौर पर काम करता है कि वो अपने अंदर से बहने वाले करंट को फ़ौरन ही आगे भेज दे, किसकी जानिब, कलेक्टर की जानिब। किसकी जानिब, कलेक्टर की जानिब। ठीक है, किसके लिए, और कलेक्टर क्या रखता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट रखता है। ठीक है, ये उसके लिए एक सहारा बनता है कलेक्टर के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं जनाब। जैसा कि मैंने प्रीवियसली पिक्चर ड्रॉ की थी। ठीक है, तो ये बेस हो गया था, ये मीटर था और ये कलेक्टर था। इमीटर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं, और कलेक्टर को सी से डिनोट करते हैं। इमीटर का करंट आई ई कहलाता है, बेस का करंट आई बी कहलाता है, और कलेक्टर का करंट आई सी कहलाता है। बहरहाल अभी हमने ऑपरेशन नहीं देखा, अभी ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। द लेफ्ट साइड टर्मिनल इज कॉल्ड ई, द राइट साइड टर्मिनल इज कॉल्ड सी। ये मैं बता चुका हूँ, इस डायग्राम के हिसाब से भी देख लें। ठीक है, इसी तरह द जंक्शन ऑफ द बेस एंड द इमीटर इज कॉल्ड बेस इमीटर। बेटा ये जो जंक्शन है इन दोनों के दरमियान, इसे हम कहेंगे बेस इमीटर, और जो इन दोनों के दरमियान जंक्शन है इसे बेस कलेक्टर का जंक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है द बेस इमीटर जंक्शन इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। ये जहन में रखिएगा। ठीक है, कि बेस इमीटर जो है वो हमेशा क्या होगा, किसी भी नस्ल का ट्रांजिस्टर हो तो बेस इमीटर जंक्शन जो है हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। ठीक है बेटा, और इसी तरह बेस कलेक्टर जंक्शन जो है हमेशा रिवर्स बाइस होगा किसी भी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर में। बेस इमीटर इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड बेस कलेक्टर इज़ रिवर्स बाइस। ठीक है, तो थोड़ा क्विकली दोबारा देख लें। ये आपका लेफ़्ट साइड था, ये आपका राइट साइड है। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाला, मोस्ट लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है इमीटर है, राइट साइड वाला पार्ट इस फिगर के मुताबिक जो है वो कलेक्टर है, जो मिडल पार्ट है वो क्या है, बेस है। बेस की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि लाइटली डोप होता है, थिन होता है, स्मॉल करंट रखता है, और ये एज ए ट्रिगर के तौर पर काम करता है कि कलेक्टर में करंट फ़ौरन जाए और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिल जाए। ठीक है, अच्छा, और हमने क्या पढ़ा बेटा अभी कि इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है हमेशा रिवर्स बाइस होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन मिडल जो है वो कनेक्शन है इमीटर और कलेक्टर के साथ बेस का। आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को। ट्रांजिस्टर किस तरह वर्क करता है ये अभी हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में के ऑपरेशन में भी देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर एक थॉरली हम जो है रिव्यू ले रहे हैं। देखें, चार्ज ऑफ इमीटर माइग्रेट टूवर्ड्स द बेस इमीटर जंक्शन फ्रॉम द
एंड फॉर्मिंग द इमीटर करंट। बेटा होता क्या है कि अभी अभी मैंने आपको बताया जैसा कि बेस इमीटर जो है हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है और बेस कलेक्टर जो है रिवर्स बाइस होता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो करंट है वो हम इन जनरल हम बात कर रहे हैं किसी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर में या स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइसिंग में या किसी भी टाइप ऑफ एम्पलीफायर में हम किसी उसकी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल बातें कर रहे हैं और ये जो बातें होंगी ये तमाम हर टाइप के ट्रांजिस्टर पर एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो देखिएगा पहला पॉइंट हमने क्या मेंशन किया, चार्ज ऑफ एमीटर माइग्रेट टूवर्ड्स द बेस एमीटर जंक्शन फॉर्मिंग द एमीटर करंट। ठीक है, वो करंट जो जनाब बेस एमीटर से फ्लो करेगा वो एमीटर करंट को फॉर्म कर रहा होगा और एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विल कम फ्रॉम द सोर्स फॉर्मिंग द बेस करंट, और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फॉर्म कर रहा होगा बेस करंट को, दैट इज़ कॉल्ड IB। ठीक है बेटा, और फाइनली जो आउटपुट है वो हमारा फ्रॉम द कलेक्टर साइड है। देखते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ऑफ अनदर सोर्स। ठीक है, एक और हमारे पास बैटरी सोर्स लगी होती है, एक्चुअली दो बैटरी सोर्स यूज़ करते हैं हम क्योंकि बेस जो था इन बिटवीन था एमीटर और कलेक्टर के, तो एक बैटरी जो है बेस एमीटर पे लगती है और एक बैटरी जो है बेस कलेक्टर पे लगती है। ठीक है बेटा, तो यही लास्ट पॉइंट पे मेंशन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ऑफ अनदर सोर्स चार्ज फ्रॉम द बेस विल माइग्रेट टूवर्ड्स द कलेक्टर। चार्ज जो है वो माइग्रेट होंगे बेस से कहाँ पर, कलेक्टर की जानिब, एंड फॉर्म द कलेक्टर करंट, और क्या बनाएंगे, कलेक्टर करंट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास IE is equal to IB plus IC. IE that is the emitter current which is equal to the sum of the base current and collector current. ठीक है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होता है कौन, इमीटर करंट। अच्छा जनाब, अब ये हमने जनरल बातें बेटा प्रीवियस स्लाइड में देखी अबाउट ट्रांजिस्टर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं बेटा, दो टाइप्स होती हैं शुरू में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर P टाइप मटेरियल सैंडविच हो जाए दो N टाइप मटेरियल के दरमियान, या N टाइप मटेरियल सैंडविच हो जाए दो P टाइप मटेरियल के दरमियान। इन एक्चुअल होता क्या है कि दो PN जंक्शन डायोड को, लेट सपोज मैं बात करूं ये N और P, दो PN जंक्शन डायोड को जब हम बैक टू बैक कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फिर जो डिवाइस बनती है दैट इज NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, और सिमिलर इसी तरह अगर हम P और N को ये बैक टू बैक कंबाइन कर दें तो हमारे पास फिर वही 3 टर्मिनल डिवाइस बनेगी जिसे हम नाम देंगे PNP का। ठीक है बेटा, तो ये आप जो है जनाब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ये बात देख रहे हैं कि जनाब जब दो PN जंक्शन डायोड को हम बैक टू बैक कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई डिवाइस बनती है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर P सैंडविच कर रहा हो दो N टाइप मटेरियल के बिटवीन तो उसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर N सैंडविच कर रहा हो दो P टाइप मटेरियल के बिटवीन उसे PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसी ब्लॉक डायग्राम का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक प्रॉपर फॉर्म कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें ये एक एंड जो है इसका एमीटर, एक एंड जो है इसका बेस
और एक एंड जो है वो क्या कहलाता है, कलेक्टर। ये इसका सिंबल है बेटा, ठीक है। इस सिंबल में एरो की डायरेक्शन जो है अगर आउटवर्ड हो, एरो की डायरेक्शन जो है अगर आउटवर्ड हो, तो इस सिंबल को आप देखकर फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या है बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। बेस आपके पास ये जो लाइन है बेस को शो कर रही है। बेस और एमीटर में कम डिस्टेंस होगा और बेस और कलेक्टर में ज़्यादा डिस्टेंस होगा। अगर आप ट्रांजिस्टर भी लेंगे तो ट्रांजिस्टर में ये बात फिज़िकली आप नोट कर सकते हैं कि बेस और एमीटर में कम डिस्टेंस होता है कि 3 लैक्स होती हैं बेटा, तो इन दोनों में कम डिस्टेंस होगा, कलेक्टर बेस में ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो पहचानने की एक छोटी सी निशानी भी ये है जनाब। इसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपके पास ये एमीटर है, ये बेस है और ये क्या है, कलेक्टर। इन द सिमिलर मैनर सिंबल को अगर हम देखें तो एमीटर में जो एरो की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। तो आप इस सिंबल को देखकर फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब दो ट्रांजिस्टर हमें नज़र आ रहे हैं तो दोनों में फ़र्क होगा, ऑफ कोर्स दोनों में फ़र्क है। आगे चलकर हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। व्हाट इज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पी टाइप मटेरियल सैंडविच हो दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान, तो हमारे पास जो डिवाइस बनती है वो क्या कहलाती है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एमीटर बेस जो है हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है। एमीटर बेस जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है, और यानी बेस एमीटर इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड बेस कलेक्टर इज़ रिवर्स बाइस, ठीक है। तो ये एमीटर है, ये बेस है और ये क्या है, कलेक्टर है। किस तरह, आइए देखते हैं इस बात को। जैसा कि ये बैटरी का नेगेटिव एंड है और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो अब हम ज़रा इधर ध्यान दें तो बेटा ये बात हमें क्लियर नज़र आएगी कि जनाब कि ये जो बैटरी का नेगेटिव एंड है वो एन टाइप मटेरियल से कनेक्टेड है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो, एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगा। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगा। अच्छा, दूसरी बात देखें कि जनाब यहाँ पर जो बैटरी की पोलैरिटी है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो है आपके पास क्या है, एन टाइप मटेरियल है। तो इस एन टाइप मटेरियल की वजह से ये जो है क्या कर रहा होगा, इसे रिवर्स बाइस कर रहा होगा। तो हमने कहा कि बेस कलेक्टर जो है वो हमेशा रिवर्स बाइस होता है और बेस एमिटर जो है हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है। तो यहाँ ये बैटरी की पोलैरिटीज़ से भी आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आप पी जो है वो जनाब होल्स की तादाद ज़्यादा होती है, उससे बैटरी का नेगेटिव एंड कनेक्टेड है। एन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है तो इसका पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है, ठीक है। और आप अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखें तो आपको कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, कलेक्टर टू एमिटर फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है बेटा, कलेक्टर टू एमिटर फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर कभी आपको मौका मिले और लैब में आप ऑसिलोस्कोप पर इस बात को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं बाय ड्राइंग अ सर्किट ऑन द ब्रेड बोर्ड। जनाब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक साइक्लिक फॉर्म आपको दिखाई गई है। तो बहरहाल क्या बताया गया मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सिंबल एरो जो है आउटवर्ड है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को शो कर रहा है। तो बेटा बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल दिया जाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा VBE, बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। बेस कलेक्टर के दरमियान या कलेक्टर बेस के दरमियान जो वोल्टेज होगा
वो कहलाएगा VCB, ठीक है। और कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा दैट इज़ कॉल्ड VCE। कलेक्टर पे जो करंट होगा दैट इज़ कलेक्टर करंट IC, इमीटर पे जो करंट होगा दैट इज़ इमीटर करंट IE, बेस पे जो करंट होगा दैट इज़ IB, ठीक है। तो ये जो है आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है। जबकि हमने प्रीवियसली जो ऑपरेशन पढ़ा ट्रांजिस्टर का, कम्प्लीटली ये बात उठाकर आप NPN के साथ लिख देंगे तो पूरी फॉर्मेशन, पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी किसके लिए, NPN ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। PNP ट्रांजिस्टर, वो जो प्रीवियस स्लाइड थी जो ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर था, वो उठाकर इस मटेरियल के साथ लिख दें तो पूरी की पूरी बात बन जाएगी PNP ट्रांजिस्टर के लिए। बहरहाल है क्या PNP ट्रांजिस्टर, थोड़ी सी बात रिवर्ट कर दें आप NPN ट्रांजिस्टर के और PNP ट्रांजिस्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक याद कर लें, दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा। आइए देखते हैं, ठीक है। इन PNP ट्रांजिस्टर N टाइप इज सैंडविच। PNP ट्रांजिस्टर में N टाइप जो है वो सैंडविच होता है किसके दरमियान, दो P टाइप मटेरियल के दरमियान, ठीक है बेटा। दो P टाइप मटेरियल के दरमियान जो है वो सैंडविच है, ठीक है, जिसमें अगेन बेस एमिटर जो है वो फॉरवर्ड वाइज और बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स वाइज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, आपने बेस एमिटर हमेशा फॉरवर्ड वाइज रखना है और बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स वाइज रखना है। कैसे रखना है, बैटरीज की पोलैरिटीज़ के ज़रिए, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या थी बेटा, जब बैटरी के पॉजिटिव एंड को P टाइप से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और बैटरी के नेगेटिव एंड को N टाइप से कनेक्ट कर दें तो फॉरवर्ड वाइसिंग होती है। और जब डायोड में बैटरी के पॉजिटिव एंड को आप N टाइप से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव एंड को P टाइप से कनेक्ट कर दें तो इस तरह रिवर्स वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग में डायोड एज ए इंसुलेटर काम करता है और फॉरवर्ड वाइसिंग में डायोड एज ए कंडक्टर काम करता है। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारी सिंबॉलिक डायग्राम जो है मैं अभी अभी आपको NPN ट्रांजिस्टर में बता चुका हूँ। वही बेटा बेस कलेक्टर के दरमियान आपके पास जो वोल्टेज होगा वही VC कहलाएगा और बेस एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा वही VE कहलाएगा, ठीक है। और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो VCE कहलाएगा, ठीक है। बेस पे करंट IB कहलाता है, एमिटर पे करंट IE कहलाता है और कलेक्टर पे करंट IC कहलाता है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ जो करंट का फ्लो है वो एमिटर टू कलेक्टर है। कहाँ पर है बेटा, एमिटर टू कलेक्टर है, यानी जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है वो जनाब कहाँ से फ्लो कर रहा है बेटा, एमिटर टू कलेक्टर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बैटरीज की ज़रा पोलैरिटीज़ देख लें। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, ठीक। आइए देखते हैं ये क्या है, P टाइप है, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव एंड है और ये क्या है, N टाइप है तो ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होगा, ठीक। अच्छा, अब आ जाए इस पोर्शन के लिए यानी बेस कलेक्टर के लिए। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और किससे कनेक्टेड है, N टाइप से, तो ये रिवर्स वाइस होगा, ठीक है। और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये किससे कनेक्टेड है, P टाइप से, तो ये भी क्या होगा, रिवर्स वाइस होगा, ठीक। कलेक्टर करंट फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बेटा बनाया है। जो फॉर्मूला हमारा था वो हम प्रीवियस देख चुके हैं कि IE इज़ इक्वल टू क्या था, IB प्लस IC, ठीक है बेटा। IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC। इसी से जो है हमने कलेक्टर करंट फाइंड किया है, इसे यहीं रहने दिया और इसे यहाँ ले गए और मैनिपुलेट कर दिया तो ये हमारे पास कलेक्टर करंट आ गया,
ठीक है, अगर कलेक्टर करंट फाइंड करना हो। जी बेटा, आगे चलते हैं। मज़ीद एक रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वजह है दो ट्रांजिस्टर बनाने की, नंबर एक, और अगर दो बनाए हैं तो फिर इनमें से हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करें अपने सर्किट्स में। ठीक है, क्या पी एन पी यूज़ करें या एन पी एन यूज़ करें, और कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर रहे। देखें, एन पी एन ट्रांजिस्टर में, पहले एन पी एन ट्रांजिस्टर को देखते हैं। इन शॉर्ट, एन पी एन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर चार्जेस होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जनाब एन पी एन ट्रांजिस्टर हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एविएलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ अ होल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की हाई मोबिलिटी होगी एन पी एन ट्रांजिस्टर में तो होल भी क्या करेंगे, उनकी भी मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी तो होल्स की भी ज़्यादा होगी। ठीक, और दूसरी बात, पी एन पी ट्रांजिस्टर में मोबिलिटी ऑफ क्या होती है, होल्स होती है। मेजॉरिटी में जो होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स होते हैं एज ए चार्ज कैरियर। लेकिन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ बेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक, तो होल्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। ठीक है, सो एस एन पी एन ट्रांजिस्टर इज़ फास्टर ऑपरेशन देन पी एन पी ट्रांजिस्टर। इसलिए एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है वो एक फास्ट ऑपरेशन करता है किसके मुकाबले में, पी एन पी ट्रांजिस्टर के मुकाबले में। ठीक है, एक और बात यहाँ पर बता दूँ मैं कि आपके पास एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होल्स, सॉरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन बेस्ड हैं। तो आपके पास जो है ये वर्किंग में और ज़्यादा बेटर होते हैं किसके मुकाबले में, जनाब पी एन पी ट्रांजिस्टर के मुकाबले में। ठीक है बेटा, तो ये आपको डिफरेंस बताया। इन शॉर्ट रिपीट कर दूं, एन पी एन ट्रांजिस्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, उनकी मोबिलिटी कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन जो है की मोबिलिटी ज़्यादा होती है उतनी होल्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि पी एन पी ट्रांजिस्टर में हम जो है हमारे पास जो है होल ज़्यादा जो है मूव कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास मोस्ट प्रेफरेबल होता है और फास्टर इन ऑपरेशन होता है, और दूसरा सिलिकॉन बेस्ड भी होता है। ठीक है, ये सारे रीज़न आपको बता दिए एन पी एन वर्सेस पी एन पी ट्रांजिस्टर में। आगे देखते हैं जनाब। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये कह लें कि जनाब हम ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। बहरहाल ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देखने जा रहे हैं। आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा था व्हाट इज़ एम्पलीफायर। यहाँ पर बता देता हूँ कि एम्पलीफायर वो डिवाइस होती है जिसको लो इनपुट सिग्नल दिया जाता है और रिज़ल्ट में हाई इनपुट सिग्नल मिलता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप जो है जैसे मौज़िन की बात करें तो वो अपने मुंह से सिर्फ अल्लाह निकालता है, लेकिन उस अल्लाह को सुनने वाले उस एरिया में मौजूद तमाम लोग होते हैं। अब वो कैसे सुनते हैं, थ्रू लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में वो आवाज़ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़कर आ रही होती है, इट इज़ ड्यू टू एम्पलीफायर। ठीक है, तो वो आवाज़ जो मैंने अपने मुंह से निकाली अल्लाह, जो मैं और मेरे इर्द गिर्द 4-5 लोग सुन सकते थे,
लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने सुनी। दैट इज़ ड्यू टू, जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि लो इनपुट सिग्नल देते हैं और हाई जो है आपको आउटपुट मिल रहा होता है। अच्छा, हाई आउटपुट जो है आपको मिल रहा होता है, और बीच में जो सोर्स होती है वो कौन होती है? एम्पलीफायर होता है। कौन होता है बेटा? एम्पलीफायर होता है। ठीक है। अच्छा, ये सिंबॉलिक डायग्राम है किसकी बेटा? एम्पलीफायर की। इनपुट पॉजिटिव सप्लाई एंड और नेगेटिव सप्लाई एंड, और यहाँ पर आउटपुट। ठीक है बेटा, आगे मज़ीद डिटेल देखते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बेटा, एम्पलीफायर की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, तो देखते हैं। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर, यानी आपके पास इसमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा? बेस होगा। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, यानी इसमें जो कॉमन होगा वो एमीटर होगा। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, इसमें जो कॉमन होगा वो कलेक्टर होगा। ठीक है, यानी अगर मैं इस डायग्राम पर जाऊं तो आप देखें इस फिगर में जो इन दोनों के लिए जो कॉमन है, या दोनों बैटरीज़ के लिए जो कॉमन है, वो कॉमन एंड क्या है बेटा? बेस। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, जिसको हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर एमीटर हम कॉमन ले लें तो कॉमन एमीटर कहलाएगा, बेस ले लें तो कॉमन बेस कहलाएगा, कलेक्टर ले लें तो कॉमन कलेक्टर कहलाएगा। तो इसका मतलब कि बैटरीज़ की पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा जब हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, और आगे काम आएगी। अगर एमसीक्यूज़ आता है कोई भी सीधा या टेढ़ा, आप इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है समझाने के लिए। ये जो साइड है ये इनपुट साइड है, और ये जो साइड है ये आउटपुट साइड है। ठीक है, यहाँ इनपुट सिग्नल देंगे और यहाँ से आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा, और बीच में जो है आपका ये क्या है? एम्पलीफायर है। अच्छा जनाब, इसमें अगर आप देखें तो मैंने इसको कनेक्ट किया है कॉमन बेस से, तो इनपुट में भी बेस होगा और आउटपुट में भी बेस का टर्मिनल एग्जिस्ट करेगा, तो बेस इज़ कॉमन। ठीक, तो इनपुट हमेशा हम एमीटर से दे रहे हैं, तो दैट इज़ ई, और कलेक्टर यहाँ बच रहा है, तो सारी बातें जो थर्ड है वो कलेक्टर है, तो इसका मतलब आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में हमारे पास ई जो है वो कॉमन है। ठीक है, दोनों में। इसका मतलब बेस पे हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और यहाँ कलेक्टर पे हम आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। कॉमन कलेक्टर में वर्डिंग से क्लियर है कि कलेक्टर जो है वो एंड क्या है होगा? कॉमन होगा। बैटरी की पोजीशन इस तरह सेट की जाएंगी कि कलेक्टर जो है वो क्या होगा? कॉमन होगा, और इसका मतलब इनपुट जो है वो हम बेस पर दे रहे होंगे, और आउटपुट जो है वो हम एमीटर से ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके पास जो हैं एम्पलीफायर्स हैं, एक कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। मोस्टली जो है यूज़ करते हैं, जो फिजिबल एंड इजी वे मैनर में जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, कॉमन बेस एम्पलीफायर में हम ये कह लें कि कॉमन बेस एम्पलीफायर की करंट एफिशिएंसी देख लें या वोल्टेज एफिशिएंसी देख लें। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट होता है। क्या होता है बेटा? आउटपुट ओवर इनपुट होता है। ठीक है।
तो आउटपुट ओवर इनपुट को हम जो है जनाब एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो उसी लिहाज से अब यहाँ पर मैं आपको करंट गेन यानी करंट की एफिशिएंसी बता रहा हूँ इस कॉमन बेस एम्पलीफायर में। ठीक है, तो इस कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन को हम कैसे, ये फॉर्मूला है, अब इसको कैसे याद रखना है। देखो मैंने जैसा कि कहा आउटपुट ओवर इनपुट, कॉमन क्या है इसमें, मैंने सर्किल किया हुआ है, कॉमन क्या है बेस, जो कॉमन है उसको छोड़ दें। आउटपुट पे क्या मौजूद है सी, यानी आउटपुट पे जो करंट होगा, हम करंट गेन देख रहे हैं, तो आउटपुट पे जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड आईसी, और इमीटर पे जो करंट होगा दैट इज आईई। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा फॉर्मूलाज आपको नज़र आएंगे और आपकी बुक में ये बात क्लियर मेंशन नहीं है। बहरहाल आगे देखते हैं। अगर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हो तो उसमें हम किस तरह इस फॉर्मूले को डील करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको मोस्टली अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आगे क्या है थर्ड वो मैं बता दूंगा अभी आपको, देखते हैं। ठीक है, तो इधर करंट गेन कैसे निकलेगा, अगेन आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन थी बेटा, तो इमीटर कॉमन था। ठीक है, तो इमीटर छोड़ दीजिए। आउटपुट क्या है बेटा, कलेक्टर, तो आईसी हो गया। इनपुट क्या है आपके पास, बेस, आईबी हो गया। तो आईसी ओवर आईबी यहाँ पर फॉर्मूला होगा करंट गेन का। यहाँ पर जो है आईसी अपॉन आईई फॉर्मूला होगा करंट गेन का। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या कॉमन है बेटा, कलेक्टर। तो इनपुट पे क्या बच रहा है, बेस, आउटपुट पे क्या बच रहा है, कलेक्टर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट पे क्या मौजूद है आपके पास, सॉरी, कलेक्टर इज कॉमन, तो आउटपुट आपके पास कहाँ से मिल रहा है, इमीटर से, और इनपुट किससे मिल रहा है, बेस से। तो आउटपुट पे क्या मौजूद है, इमीटर, और इनपुट पे क्या मौजूद है, बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, आउटपुट ओवर इनपुट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको क्या बन गया, क्या मिला बेटा, आई ई ओवर आई बी। प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना है, इस ब्लॉक डायग्राम को याद कर लें, फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं जब ये फॉर्मूला आता है कि भाई करंट गेन पूछ लिया गया है, अब करंट गेन पूछ लिया गया है तो आईसी ओवर आई लिखूँ या आईसी ओवर आई बी लिखूँ। ठीक है, तो अब ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो गई। ठीक है, अगर कॉमन बेस का करंट गेन पूछ रहा है तो आईसी ओवर आई, अगर कॉमन इमीटर का एम्पलीफायर का करंट गेन पूछ रहा है तो आईसी ओवर आई बी। ठीक है, यानी आउटपुट ओवर इनपुट, और कॉमन कलेक्टर का पूछ रहा है आई ओवर आई बी। एक और पॉइंट बता दूं एमसीक्यूज़ के लिहाज से बेटा आपको, कि अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा, आपको कुछ भी नहीं कह रहा, यानी वो नाम नहीं ले रहा किसी भी एम्पलीफायर का, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आईसी ओवर आईई लिखेंगे, क्योंकि वो बात कर रहा होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर की। किसकी बात कर रहा होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात कर रहा होता है। नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, अगर वो किसी एम्पलीफायर का नाम नहीं ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो कॉमन बेस एम्पलीफायर को डिस्कस कर रहा है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे आईसी ओवर आईई का। ठीक है बेटा, प्लीज़ जहन में रखिएगा, और ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, जो चीज़ कॉमन होगी उसको छोड़ दें और आउटपुट ओवर इनपुट को याद कर लें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की वर्किंग बेटा मेरे पास रहती है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की वर्किंग को हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वही प्रीवियस डायग्राम को देख रहे हैं, ये आपके पास नेगेटिव एंड है। ठीक है, और ये इमीटर है। ठीक, अच्छा, ये पॉजिटिव एंड है, और ये आपके पास क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, तो एरो आउटवर्ड है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। क्या हुआ बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ, एंड दैट साइड इज़ बेस, तो ये बेस हुई। बेस जो है वो कॉमन है किसके साथ, इस पॉजिटिव एंड के साथ और इस नेगेटिव एंड के साथ। तो मेरे बच्चा इस डायग्राम से देखकर आपको पता चला कि ये कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक है, यहाँ मैंने जानबूझ के आपको नहीं लिखा कि कौन से एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, कौन से एम्पलीफायर को डिस्कस कर रहा हूँ, इस पूरे मटेरियल में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, बहरहाल लास्ट में बात बतानी थी, अभी बता दी, तो आप ज़रा जहन में रखिएगा और डायग्राम देखकर भी आप समझ सकते हैं। अगर डायग्राम आपने खुद ड्रॉ करनी है तो फिर आपको ये जहन में रखना पड़ेगा क्या चीज़ कॉमन रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, एमीटर पर, ठीक है, और बेस पर के दरमियान जो वोल्टेज है उसे कहते हैं VBE, और कलेक्टर और बेस के दरमियान, कलेक्टर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज है उसे कहते हैं VCB। ठीक है, RC आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसके अगेंस्ट हम आउटपुट ले रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बेस और एमीटर के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल वीक सिग्नल होता है, लो सिग्नल होता है, स्मॉल सिग्नल होता है। ठीक है, वीक सिग्नल, लो सिग्नल या स्मॉल सिग्नल। आउटपुट पे हमें लार्ज सिग्नल या हाई सिग्नल, हाई वैल्यू सिग्नल मिलता है। ठीक है, ओके, तो ज़रा फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं बेटा इस मटेरियल के ज़रिए। द इनपुट और द वीक सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस द इमीटर बेस एंड आउटपुट इज ऑब्टेन टू द लोड रजिस्टर RC। ठीक है, इनपुट सिग्नल जैसा कि या वीक सिग्नल जो है अप्लाई कर रहे थे किस पर? एमीटर बेस पर। ठीक है, और आउटपुट जो है हम RC के अगेंस्ट ले रहे थे, के थ्रू ले रहे थे, विच इज़ कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट, जो कि कलेक्टर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। द DC वोल्टेज VBE इज अप्लाइड। ठीक है, DC वोल्टेज जो है VBE अप्लाई किया जाता है। ठीक है, टू द इनपुट सर्किट, किसको बेटा? इनपुट सर्किट पर, अलॉन्ग विद द इनपुट सिग्नल टू अचीव द एम्पलीफिकेशन। ठीक है, इनपुट सिग्नल के साथ। ठीक है, जब हम DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? किसको आगे बढ़ाने के लिए? इनपुट सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं DC वोल्टेज को हम इस इधर कह रहे हैं VBE। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कीप्स द एमीटर बेस जंक्शन अंडर द फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, ये एमीटर बेस जंक्शन को क्या रखेगा? फॉरवर्ड बाइस रखेगा, और इसे हम कहते हैं बाइस वोल्टेज। क्या कहते हैं बेटा? बाइस वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनाब इसकी ऑपरेशन में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया बेटा? इस इनपुट पे हमने सिग्नल दिया और ये जो वोल्टेज था VBE था। ठीक है, और VBE वोल्टेज, DC वोल्टेज आपने जो है अप्लाई किया। ठीक है, और ये सिग्नल जो है फिर मूव करेगा और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये थोड़ी सी हम बात को ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, व्हेन वीक सिग्नल इज़ अप्लाइड टू द इनपुट, अ स्मॉल चेंज इन सिग्नल वोल्टेज कॉजेस चेंज इन एमीटर करंट। ठीक है, जब वीक सिग्नल अप्लाई किया गया, ठीक है, कहाँ पर? इनपुट पर, और स्मॉल चेंज आया सिग्नल वोल्टेज में। ठीक है, कॉजेज द चेंज इन एमीटर करंट, और उसने एमीटर करंट को की वजह बना। द इनपुट सर्किट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। कॉमन सेंस बात है, जब लो सिग्नल दे रहे हैं, स्मॉल सिग्नल दे रहे हैं, और अगर स्मॉल सिग्नल पर हम इनपुट पे रेजिस्टेंस वेरी हाई कर देते तो बेचारा सिग्नल आगे कैसे बढ़ता? उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो ब्लॉक हो जाता, चॉक हो जाता, और एम्पलीफायर को ऐसा लगता कि वो पहले भी सो रहा था और अब भी सो रहा है, और वो कोई वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, जो सिग्नल दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर उस सिग्नल से, अगर वो सिग्नल लेट सपोज 5 वोल्ट का है, सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अगर वो सिग्नल 5 वोल्ट का है तो उस लिहाज से उस इनपुट की रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, तो सिग्नल फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अगर वो सिग्नल ज़्यादा वोल्टेज का है तो इनपुट रेजिस्टेंस कम होगी, तो सिग्नल जो है वो ज़्यादा वोल्टेज का तब भी फ्लो कर जाएगा। ठीक है,
दोनों कंडीशन, दोनों एग्जांपल इसलिए बताएं, ऐसा ना हो कि सिर्फ लो ही सिग्नल लेते हैं। लेट्स सपोज 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 5 या 10 या 15 वोल्ट का, तो आउटपुट पे आप जो आउटपुट मिल रहा होगा वो फिर उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। इसकी बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अल्लाह कहते हैं तो आपका आवाज़ जो है उस लाउड स्पीकर से उसी तरह आ रही होती है। जब आप चीख के अल्लाह कहते हैं तो आपका आवाज़ जो है उसी तरह बहुत बहुत इंटेंस आवाज़ आ रही होती है, और वो शायद आपके कभी समझ में आती है और कभी समझ में नहीं आती है। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ नॉइस। ठीक है, तो नॉइस बन जाती है। तो हाई इनपुट सिग्नल भी कुछ इसी तरह वर्किंग कर जाते हैं। तो वो बहरहाल फिल्टरिंग इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं स्मॉल स्केल पे ये छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे टॉपिक की लिमिटेशन है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। This change is almost the same in collector current because of the transmitter action. ठीक है, पीछे जो है हम पूरा ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर देख चुके हैं। तो ये उसी तरह जो है करंट आगे बढ़ता रहता है और कलेक्टर पे जाता है। और फिर क्या होता है, इन द कलेक्टर सर्किट अ लोड रजिस्टर RC ऑफ हाई वैल्यू इज कनेक्टेड। ठीक है, लोड रजिस्टर RC, इसे लोड रजिस्टर कहते हैं। जब बेटा 3 रिंग बने हुए होते हैं तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस कहलाती है। जब 3 रिंग से ज़्यादा होते हैं, चैप्टर 15 में बता चुका हूँ, तो ये कहलाती है लोड रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है? लोड रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये लोड रेजिस्टेंस है RC। ठीक है, हाई वैल्यू इज कनेक्टेड व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज थ्रू सच अ हाई रेजिस्टेंस। भाई क्यों लगाते हैं ये? ठीक है, तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। When collector current flows through such a high resistance, जब कलेक्टर करंट फ्लो करता है इस हाई रेजिस्टेंस से, इट प्रोड्यूस अ लार्ज वोल्टेज ड्रॉप। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? लार्ज वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ठीक है, और उस वजह से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी बात आपको बताई है। अब वीक सिग्नल कितना? 0.1 वोल्ट का अप्लाई किया गया। कहाँ पर? इनपुट पर। और जब वो एम्पलीफाई हुआ तो वो कितने वोल्ट का सिग्नल मिला आपको? 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। कहाँ पर? कलेक्टर में, कलेक्टर सर्किट में, अगेंस्ट द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको 100 टाइम्स ये जो है एम्पलीफाई होकर मिला। ठीक है, 100 टाइम्स जो है ये आपको एम्पलीफाई होकर मिला। 0.1 वोल्ट अप्लाई किया और 10 वोल्ट मिला। ये फॉर एग्जांपल का है आपको। ठीक है, ताकि आप बातों को और क्लियर कर सकें। ठीक है, दैट इज़ द एम्पलीफायर ऑपरेशन, और दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, क्योंकि बेस यहाँ पर कॉमन था। ठीक है, अगर वो आपसे एग्ज़ाम में गलती से पूछ ले कि कॉमन बेस एम्पलीफायर के ऑपरेशन बताएं, वर्किंग बताएं, तो आप जो है इजीली ये तमाम बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बताएं तो वो भी बता सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कॉमन बातें बताई थी। तो यहाँ तक जो कॉमन बातें थी, अगर आपको याद हो, ये मैंने सारी जो है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में ये कॉमन बातें बताई हैं। ये जितनी भी इस स्लाइड में और इस स्लाइड में मेंशन किए हैं, आप ये तमाम बातें लिखेंगे। इसके बाद ये जो मैंने आपको NPN की वर्किंग बताई या PNP की वर्किंग बताई, सिर्फ आपने मिडिल लेयर को चेंज कर और आपने बाकी तमाम बातें वही लिखनी है। ठीक है, और डायग्राम में बैटरीज की पोलैरिटीज़ को आपने अपोजिट करना है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं और इसी तरह फिर एम्पलीफायर के बारे में मज़ीद जब आ जाए तो ये बात आप मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट्स आप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और ये पूरा मटेरियल मेंशन कर देते हैं, तो आप जो है फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी आपका इंशाल्लाह कंप्लीट कवरेज हो जाएगी और यहाँ पर भी। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा।
ये जो हमने आज जितना भी पढ़ा, ट्रांजिस्टर पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़े, ठीक है, और फिर बेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी। आपके जो एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत आए हुए हैं बेस के मुतालिक, और इसी तरह जो है फॉर्मेशन ऑफ टू डायोड्स विच मेक्स द ट्रांजिस्टर, तो 3 टर्मिनल डिवाइस के बारे में भी बहुत आया हुआ है, ठीक है। और इस करंट पर जो है क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे आपके तकरीबन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपके पास जो है कंपैरिजन वो भी जहन में होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो और मैंने फिर जैसा कि आपको कहा कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं इज़ द हेल्प ऑफ, और फिर वो मिलकर जो है क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट्स बनाते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स जो है फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो जाता है, आपने लेकिन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता दूँ जो मैं एक्स्ट्रा बताना मिस कर गया था, बहरहाल बता देता हूँ। जिस तरह करंट गेन होता है उसी तरह वोल्टेज गेन भी होता है। वोल्टेज गेन में क्या होता है सिर्फ आप जहन में रखें, करंट गेन की जगह वोल्टेज गेन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ पॉइंटर से। अच्छा, यहाँ करंट गेन की जगह वोल्टेज गेन लिख दें। अच्छा, आईसी, अब वोल्टेज क्या होता है, V = IR होता है। IC R आउट, R आउट से मुराद आउटपुट रेजिस्टेंस, IE इनपुट था तो R इन हो जाएगा, R आउट इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, IE के साथ R इन आ जाएगा। तो आउटपुट अपॉन इनपुट है, सबके साथ R आउट ओवर R इन आ जाएगा। तो IC जो भी आपके पास करंट है उनके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज गेन का। किसका बन जाएगा, वोल्टेज गेन का। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, वोल्टेज गेन इज़ इक्वल टू, ये हो गया R आउट इंटू करंट, कौन सा, लेट सपोज हम कॉमन बेस ले लेते हैं IC, इसी तरह R इन और करंट ले लेते हैं IE। ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे वोल्टेज गेन पूछे तो फिर आप वोल्टेज गेन भी बता सकते हैं। अगर किसी का नाम ना ले, कोई नाम ना ले, तो फिर कॉमन सेंस से कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।